गुड इवनिंग दोस्तों। मैं मॉरल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ह्यूमन राइट, वुमेन राइट और डिटेल करियर गाइडेंस के बारे में टाइम टू टाइम बात करते आया हूँ। लेकिन आज मैं कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ। हालांकि हमारे कुछ हमदर्दों ने कहा था कि पर्सनल बातों को सोशल मीडिया में शेयर न किया जाए, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं बहुत ही आजीज़ाना आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि हमारी बातों को भी सुन लिया जाए, क्योंकि पिछले 2-3 साल से सोशल मीडिया में हमारे वालिद साहब ने मेरे ख़िलाफ़ गलत गलत बात डाल करके हमें बहुत बदनाम किए हैं। बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जो कि गलत हैं। उसको सोशल मीडिया के फेसबुक अकाउंट में, व्हाट्सएप ग्रुप में और पब्लिकली बोला गया है। और आप लोग जान ही रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे टफ़ सिचुएशन से गुज़र रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ एक मौत के घाट में आ गई थी और उसको नई ज़िंदगी मिली है। आप जानते ही होंगे कि कुछ दिन पहले मेरी वालदा को हार्ट अटैक हो गया था। मेरी बहन ने उसको उठा करके न्यूटिया हॉस्पिटल ले गए थे। मैं यहाँ से पहुँचा, मेरी वालदा को लेकर के डॉक्टर ने कहा था कि और भी बीमारी है, तो मैं आकर के दिल्ली आ गया और फोर्टिस स्कॉट हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। अल्लाह का करम है कि 5 महीने के मेहनत से मेरी माँ आज अच्छी हो पाई है, क्योंकि मेरी माँ को हार्ट के अलावा स्पाइनल कोर्ड के C5 C6 नस दबड़ा है। डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी रेफ़र किया, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। आगे अंदेशा ये है कि पैरालिसिस भी हो सकता है, तो बहुत ही केयर की ज़रूरत है। दूसरा, मेरी वालदा को पूरा जिस्म खुजला खुजला करके परेशान, पूरा जिस्म काला कर दी है, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका भी दवाई काम कर रहा है, वो भी फ़ायदा हो रहा है। उसके अलावा मेरी अम्मी को यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसे हालात में मैं दिन रात माँ की सेवा में लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरे वालिद साहब मेरे ख़िलाफ़ इस तरह से बदगुमानी फैलाते हैं समाज में, लोगों के पास, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे वालिद साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। जबकि मेरे वालिद साहब दूसरी शादी कर चुके हैं और उनका 2 बेटा भी है। और वो एक बार इससे आज से करीब 2 ढाई साल कबल मेरी वालदा को मैं यहाँ पर फुल बॉडी चेकअप के लिए लाया था, क्योंकि उसका सिम्टम जाते थे तो मेरी अम्मी का जो बिहेवियर था वो चेंज था। तो मुझे लगा कि मेरी वालदा का अंदरूनी कोई बीमारी हो सकती है। यहाँ भी मैं डॉक्टर से मशवरा किया था, क्योंकि मेरी ये आदत थी। मैं समझता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले से ही अगर बीमारी के बारे में पता चल जाए, पहले से ही अगर डॉक्टर के पास अगर चले जाएँ, तो बीमारी पड़ने से पहले ही बीमारी का इलाज हो जाए। तो डॉक्टर ने ये कहा था कि आपकी वालदा को यहाँ लेकर के आइएगा और अकेले लेकर के आइएगा, क्योंकि मेरे वालिद साहब मेरी वालदा को हमेशा, मतलब शुरू से ही, शादी के बाद से ही इतना जुल्म किए कि मेरी वालदा एक डिप्रेशन का भी शिकार हो गई है। तो बोले थे कि आप अकेले लाइएगा, तो मैं ले करके आया था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ आने के बाद जब मैं क्या कहते हैं, वालदा को डॉक्टर के यहाँ ले जाता था, उसका फ़ोन आ जाता था मेरी अम्मी को टॉर्चर करना, झगड़ा कचाल फसाद। फिर कमरे में भी जब रहती थी तो फ़ोन में एकदम को झगड़ा, चीखना, चिल्लाना, ये करना। तो पड़ोस के लोग से शिकायत लगा दिए। शिकायत लगाने के बाद जो है, मकान मालिक ने मुझे मकान खाली कर देने के लिए बोला। इस बीच में वो मेरे वालिद साहब आए और आ करके मेरी वालदा को लेकर के चले गए और मेरे खिलाफ़ सोशल मीडिया में, फेसबुक में डाल दिए कि फुटपाथ में हम लोग भटक रहे हैं। जबकि नहीं, जबकि मेरी वालदा को मैं कहा था कि आप रहना चाहें तो मेरा यहाँ पर मकान मालिक को दिक्कत है तो हमारा गेस्ट हाउस है जामिया मिलिया इस्लामिया में, और हमारे फैकल्टी मेम्बर्स के जितने भी लोग होते हैं गेस्ट हाउस में रुकते हैं। लेकिन मेरे वालिद ने उनको वहाँ ठहरने के लिए नहीं दिया। उनको लेकर के उनका भागिन दामाद के पास चले गए और फेसबुक में डाल दिए एक पोस्ट कि हम लोग फुटपाथ में भटक रहे हैं, जिसका क्लेरिफिकेशन अभी मैंने मेरी वालदा की तरफ से दिया। तो मैं आज से 2 साल पहले मेरी वालदा को लाया होता, पूरा बॉडी चेकअप किया होता, तो आज मेरी वालदा इस कंडीशन में नहीं पहुंची होती। खतरनाक बात ये रही कि मेरी वालदा का जो हार्ट अटैक हुआ था, उसका ब्लॉकेज जो था, ब्लॉकेज 100% ब्लॉकेज था। 2 साल पहले अगर होता तो वो 70% हो सकता था, 80% हो सकता था, 90% हो सकता था। कम से कम हार्ट अटैक तो नहीं आता ना। हार्ट अटैक आने के बाद कितने लोग बचते हैं? एक्रोस द ग्लोब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा का मोर्टेलिटी रेट है। सबसे ज़्यादा लोग अगर मरते हैं तो हार्ट अटैक से मरते हैं। मैंने प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए मेरी वालदा के लिए किशनगंज में भी डेरा रखा हुआ हूँ। जब मेरी वालदा और उसके बाद मुसलसल मेरी वालदा को इलाज करने के लिए, लाने के लिए, मैं कोई ऐसा महीना नहीं था किशनगंज जाता था मैं। बहुत सारे लोग तो हमसे ये सवाल करते थे कि आपको इतनी छुट्टी क्यों मिलती है। मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, हालांकि कुछ प्रोग्राम वगैरह भी मैं करता था, लेकिन पर्सनल लाइफ भी है। जैसे कि आप क्या कहते हैं, फर्स्ट हाफ में आप क्या कहते हैं कॉलेज लाइफ ये करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं, सेकंड हाफ में पर्सनल लाइफ जीते हैं। तो मैं जब भी जिला में जाता था तो जिला में जाने के बाद फर्स्ट हाफ में जो हमारा जो प्रोफेशन है, जो हमारा एक हॉबी है, कि एक मैं टॉपिक जो बना लिया हूँ, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ ह्यूमन ऑफ वैल्यूज़ एंड स्किल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। इसको फैलाने का मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। साथ साथ मेरी माँ का इलाज करने के लिए बोहिता में हर बार गया।
कई बार तो मुझे समाज के लोगों का मदद लेना पड़ा, कई बार मुझे पुलिस का भी सहारा लेना पड़ा, लेकिन मेरे वालिद साहब मेरी वालदा को इलाज करने के लिए आने के लिए नहीं दिए। आखिर 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 कैसी ज़िंदगी मेरी अम्मी को दिए। मेरी अम्मी इसी में तड़प तड़प करके घुट घुट करके रह गई। मेरी अम्मी क्या कहते हैं, जब उसको मेरे अब्बा को 15 दिन पहले बता रहे थे कि मेरा जो है ना सीना में दर्द हो रहा है, पीछे हुल रहा है, मेरा बेटा के पास जाने दो, मेरा बेटा के पास जाने दो, लेकिन उसको परेशान करके उसका मोबाइल का रिचार्ज तक ख़त्म कर दिया। कुछ दिन पहले हमारे एक हमदर्द ने कहा कि आपकी वालदा की तबीयत ख़राब है, तो मैंने वहाँ खबर किया तो पता चला कि मोबाइल स्विच ऑफ है। तो बगल में रिचार्ज यहाँ से मैं किया तो थोड़ी सी बात हो पाई। फिर मैंने अपनी बहन को खबर किया था कि मैं बहन ऐसी ऐसी बात है। वो बोले कि भैया माँ को लेकर के आएंगे जलसा में और यहाँ से आपको खबर किया जाएगा। लेकिन मेरे वालिद साहब ने मेरी माँ को मेरी बहन के पास भी जाने के लिए नहीं दिए। और पता नहीं, मेरी वालदा मेरे बगल में मेरी खाला है, मेरी खाला के यहाँ भी जाने नहीं देते हैं, मेरी बहन के यहाँ भी जाने नहीं देते थे। मतलब कहीं भी एक तरह से गुलाम बना करके सारा वक्त अपने हिसाब से चलाने का काम करते रहे। और अगर नहीं होता, मेरी वालदा अगर खुशी खुशी यहाँ दिल्ली में मेरे पास रहती या किशनगंज में रहती या मेरी बहन के पास रहती, तो मेरी वालदा इस कंडीशन में नहीं आती। तो खैर, एक बहुत टफ सिचुएशन था। इस सिचुएशन को लड़ते हुए इसमें जो हमारा मेरी वालदा का ज़िंदगी बचाने के लिए मेरी बहन का बहुत बड़ा रोल रहा। क्योंकि जिस दिन मेरी वालदा को हार्ट अटैक हुआ था, मेरी माँ 5 घंटा तक बोहता में तड़पती रही। तो मेरा सवाल ये है कि मेरी वालदा को उठा करके हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया। मेरे वालिद साहब जब इस तरह की बात करते हैं और बहुत सारे समाज के लोग हमसे इस तरह की बात करते हैं, तो ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में मेरी वालदा को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, नहीं ले जाया गया। जब मेरी अम्मी सीरियस हो गई, मेरी बहन को फ़ोन की, मेरी बहन दौड़ करके आई, उसको उठा करके हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल डॉक्टर जो देखा बहुत बुरा कंडीशन था, वहाँ से तुरंत रेफ़र किया गया लायंस क्लब से न्यूटिया। तो करीब बहुत देर तक मेरी माँ बेहोश थी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसे कंडीशन में, इमरजेंसी में, जो हमारे समाज के बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मुझे तरह तरह की बात करते हैं, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे वालिद साहब से इस बात को पूछिए कि आखिर आप क्या कर रहे थे उस वक्त, उस इमरजेंसी कंडीशन में आपने क्यों नहीं उसको भेजा। और विडम्बना ये रही कि क्या कहते हैं, मेरा बहन और मेरा बहन भी जब उन लोगों को सिलीगुड़ी ले जा रहे थे, तो मेरे फादर उनको भी टॉर्चर कर रहे थे। और जब मैं दिल्ली आ गया, हमको टॉर्चर करना शुरू किए। फेसबुक में, सोशल मीडिया में तरह तरह की बात मेरे बारे में लिख रहे हैं। पिछले आज से 2 साल कबल जब वालदा को हम लेकर के आए थे यहाँ पर इलाज करने के लिए, हमको टॉर्चर करता हुआ बाज़ाब्ता मेरी वालदा के सामने में हमको यहाँ तक कह दिए कि तुमको हम बेटा नहीं मानेंगे, तुम बाप खोजो, मेरा 2 बेटा है और मर भी जाए तो जनाजे में मत आना। मैं सब्र करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। माँ तो माँ होती है ना दोस्तों। मेरी माँ को इस कंडीशन में लाने के लिए एक डॉक्टर्स, वहाँ का जो लायंस क्लब में भी मेरी माँ का ट्रीटमेंट चल रहा था, लायंस क्लब की डॉक्टर ने भी कहा था कि बेटा के साथ दिल्ली चले जाइए। प्लस पूर्णिया के काउंसलर के पास लेकर के गए थे, काउंसलर ने भी बोला था कि माताजी इस कंडीशन में बोहता में मत रहिए, वहाँ पर आपका देख रेख करने वाला कोई नहीं है, या तो फिर बेटा के पास रहिए या तो फिर बेटी के पास रहिए, नहीं तो इमरजेंसी कंडीशन में आपका कुछ भी हो सकता है। तो एक बार मेरे साथ मेरी माँ का काउंसलिंग हुआ। एक दिन मेरी बहन के साथ वो बुलाया, तो मेरी बहन के साथ मेरी माँ पूर्णिया जा रही थी। मेरे वालिद साहब फ़ोन से इतना टॉर्चर किया मेरा बहन को और मेरी माँ को। पूरा रास्ता या क्या कहते हैं, बोहता से लेकर के झगड़ा शुरू हुआ पूर्णिया तक। पूर्णिया से वापस आया, इतना परेशान हो गई, पजल हो गई। उन लोगों ने अपनी बात हमारे कोजादमन पंचायत के मुखिया जी और सरपंच जी से कहा। तो मैं समाज के सारे लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी हमारा समर वेकेशन हुआ था। मेरा खुद दिल कर रहा था कि मैं घर जाता, क्योंकि गवर्नर सर से भी मैं मिला था। गवर्नर सर ने भी हमारा प्रोग्राम करने के लिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को लेटर दे दिए हैं। तो मैं वहाँ जाता, बाज़ाब्ता मैं गवर्नर सर से भी रिक्वेस्ट करता कि आप क्या कहते हैं हमारा नेहरू कॉलेज आइए। और अगर वो नहीं आते तो मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट करता, रजिस्ट्रार साहब से रिक्वेस्ट करता, DIG साहब से रिक्वेस्ट करता, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता, वहाँ से लेकर के अलग अलग कॉलेजेस में प्रोग्राम करते। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब, उसके बाद क्या कहते हैं DLS है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उन लोगों को भी लेकर के हाई स्कूल वगैरह में हम प्रोग्राम करते। लेकिन इस बीच में मेरी वालदा का यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने घर जाने से मना कर दिया था, तो हम लोग नहीं गए। हम बिल्कुल मतलब 24 आवर्स, बल्कि बहुत ज़्यादा आजकल प्रोग्राम में भी बहुत ज़्यादा, दिल्ली में भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, दिल्ली में भी बहुत सारा प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि माँ को स्टेबल कर पाऊँ। अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा कि अल्लाह ने हमारी मदद की, हमारी माँ को नई ज़िंदगी दी और मेरी माँ आज चल फिर सकती है, बोल सकती है। इसमें मैं शुक्रगुज़ार हूँ।
और मेरी माँ का ज़िंदगी बचाने के लिए जितने भी लोगों ने हमारी मदद की है, उन लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। रही बात कि बहुत सारे सवालात फ़ेसबुक में, सोशल मीडिया में और पब्लिक में मेरे वालिद साहब जो हमारे खिलाफ़ जो फैला दिए हैं, उसका जवाब मैं भी दूँगा, मेरी माँ भी देगी। क्योंकि एक बार का वाक़या है कि मेरा एक मामाज़ाद भाई दिल्ली में रहता था। मेरे फ़ादर ने क्या कहते हैं उसको व्हाट्सअप किया था, कुछ सवाल वो भेजे थे, उसका जवाब मेरी माँ से मांग रहे थे। बल्कि एक दिन वो ये कह रहे थे कि मैं क्या कहते हैं उसका मेरी माँ का जो है ना बयान मजिस्ट्रेट के यहाँ दिलवाया जाए। तो मैं मेरी माँ को लेकर के मजिस्ट्रेट के यहाँ गया भी था, लेकिन मेरी माँ बोली कि बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, क्योंकि अगर किसी भी प्रशासन के पास अगर लिखित रूप में शिकायत अगर दे दिया जाए तो उसमें एक्शन होता है। तो मेरी माँ बोली कि हम लोग इस प्रॉब्लम को सामाजिक स्तर पर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मेरा खुद दिल कर रहा था किशनगंज पहुँचने के बाद समाज के सारे लोगों को लेकर के और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में डिस्ट्रिक्ट जज सर भी होते हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सर भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर भी होते हैं, और क्या कहते हैं CS भी होते हैं, सिविल सर्जन भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, उसमें लॉयर भी होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर भी होती है। समाज के लोगों को लेकर के मैं इन बातों को रखना भी चाह रहा था, लेकिन मैं नहीं आ पाया। और सारे लोगों ने कहा कि ठीक है, माँ का ज़िंदगी बचा लीजिए, माँ अगर अच्छी हो जाएगी। और मेरा भी दिली ख्वाहिश था, क्योंकि मेरी माँ जब से मैं होश संभाला हूँ, मेरे फादर ने मेरी माँ को खून के आंसू रुलाए हैं। ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे इल्ज़ामात, ऐसा टॉर्चर किया गया है कि सुनने के बाद रूह काँप जाएगा। और एक बार का तो वाक़या ये है कि मेरी माँ को मार करके लहूलुहान कर दिया गया था। मेरी माँ अपना जान बचाने के लिए मेरी खाला के यहाँ चली गई थी। मेरे वालिद ने मेरे खालू पर झूठा केस कर दिए थे, मेरे खालू को जेल जाना पड़ा था। मेरे नाना खून के आंसू रोए, बेटी पर जुल्म होता रहा, बेचारा परेशान होते रहे। कई बार तो उन्होंने क्या कहते हैं मेरी माँ को उनके टॉर्चर से बचाने के लिए बॉन्ड भी बनवाए थे। मेरी माँ को अस्पताल में रहने का था, लेकिन उस वक्त भी मेरे नाना के जो मेरे चाचाजाद नाना वो लोग जो थे, और मेरे कुछ चाचा मामा वो लोग जो थे, उस वक्त में मेरे वालिद साहब का साथ दे दिया। फिर मेरी वालदा को मजबूरन वहाँ जाना पड़ा। एक बार मेरी वालदा तो कंप्लीट वहाँ चली गई थी, मैं हमारा स्कूल गोपालपुर में पढ़ता था। फिर मेरे वालिद ने ज़बरदस्ती कुछ लोगों का साथ लेकर के मेरी वालदा को लेकर के चला गया था। मेरे नाना जो है ना रिजिड थे, नहीं भेजना चाह रहे थे। जब मेरी वालदा वहाँ गई थी, समाज के लोगों ने बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि शरीयत इस चीज़ का इजाज़त नहीं देता था। और मैं खुद वो बेटा हूँ, उस घर की सारी हकीकत को मैं जानता हूँ। और अल्लाह ने औलाद को भी हक दिया है, औलाद को भी दिया है कि अपने माँ बाप को इस्लाह करे, अपना माँ बाप का खिदमत करे, अपने माँ बाप का दीन के साथ साथ दुनिया के लिए भी कोशिश करे। मैंने अपने वालिद साहब को भी कहा था, ऐसी बात नहीं है कि मैंने वालिद साहब के लिए कुछ नहीं किया। आज हमारे वालिद साहब भूल गए हैं। एक वक्त था जब उसका वोकल कॉर्ड में पॉलिप हो गया था, वो एक अलग तरह का बोल नहीं पा रहे थे। मैं उस वक्त अलीगढ़ में था, ट्यूशन पढ़ा करके पैसा जमा किया। पैसा जमा करने के बाद उसको मैं अलीगढ़ लाया, अलीगढ़ से ला करके फिर एम्स में जा करके उसके गले का इलाज किया। उसका हार्ट अटैक हो गया था। हार्ट अटैक हो जाने के बाद जब हम घर गए तो सारे लोग, कोई लोग मशवरा करने के लिए नहीं आए थे, कोई लोग पूछने के लिए नहीं आए थे। मैं उठा पुठा करके लाया, उसका इलाज किया। ऐसी बात नहीं है कि मैंने अपने वालिद के लिए कुछ नहीं किया है। मुझे सुकून है कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया, खिदमत करने का मैंने किया। आज मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मैं इस जिला ही नहीं, अपने गांव, अपने ज़िला, अपने समाज के लिए एक अच्छा काम कर रहा हूं, जिसको अप्रिशिएट अच्छे लोग कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई आपको भाई इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह होता है, और एक इज़्ज़तदार आदमी ही दूसरे को इज़्ज़त दे सकता है। यहाँ पर जितने भी लोगों से हम बात करते हैं, सब लोगों का अप्रिसिएशन है, सब लोगों की दुआएं हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में मेरे वालिद साहब का मेरे खिलाफ इस तरह से बगावत करना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे जो वालदा को मैं आज से 2-2.5 साल पहले यहाँ दिल्ली लाया था, यहाँ से मेरी वालदा को इलाज करने के लिए नहीं दिए, टॉर्चर करके लेकर के चले गए, और ले आने के बाद मेरी वालदा का ज़मीन बेच दिया गया। जबकि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के सामने में मेरे वालिद साहब ने वादा किया था, और उसके बाद एक पंचायती करने का कहा गया था। तो हमारे भूतपूर्व मुखिया असलम साहब के सामने ये कमिटमेंट हुआ था, ये वादा हुआ था कि और ज़मीन नहीं बेची जाएगी। और ये तो अधिकार है, शरीयत का भी कानून है, और हमारा सुप्रीम कोर्ट का भी है कि पत्नी के धन पर, पत्नी के प्रॉपर्टी पर पति का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मेरे वालिद साहब अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार हमको धमकी दी है, तुम्हारी माँ को जो इतना दिन तक हम पाले पोसे किस चीज़ के लिए, हाँ तुम्हारी माँ सोने की अंडा देने वाली चिड़िया है, और सारा ज़मीन का हकदार हम जैसे चाहें वैसे बेचें। मेरी माँ को अगर मेरे वालिद
तैयार नहीं करते ज़मीन बेचने के लिए, प्रताड़ित नहीं करते ज़मीन बेचने के लिए, तो मेरी माँ जब कभी ज़मीन नहीं बेचती। ज़मीन बेचने के बाद पता चला जिसके पास ज़मीन बेचा गया है उससे कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया गया उसका बेटा को, जो कि जामिया हमदर्द में पढ़ता है। दूसरा कुछ पैसा उनके दूसरे बेटा को दिया गया है, ये तो गलत है। दूसरी बात, मेरी माँ का ज़मीन बेच करके दोनों बेटा के लिए घर बनाया गया है। मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर इसमें अगर सच्चाई अगर नहीं है तो मेरे वालिद साहब का जो इनकम है, दोनों बेटा पढ़ाई कर रहा है, उसको देखा जाए, और जो घर बनाया गया है, जो गाड़ी घोड़ा मेंटेन कर रहे हैं, उसको देखा जाए, तो आप लोगों को हकीकत पता चल जाएगा। और एक कमिटमेंट ये भी हुआ था कि ये छोटी सी जगह है तो बहता में रहने के लिए रकीब को ही छोड़ा जाएगा, बाकी मेरा दोनों बेटा करके पूरा बात चला जाएगा। इस बात का कमिटमेंट हो गया था, लेकिन बाद में उन लोगों ने क्या कहते हैं दोनों बेटा को हकदार बना दिया। तो ये गलत है। हम कहते हैं कि दुनिया में किसी का हक मारना ये गलत है, गलत है, गलत है। मैं जॉब में आने के बाद हमारे गांव के मास्टर हारून रशीद साहब हमको ये कहते हैं कि अपने वालिद को समझाओ, नहीं तो तुम एक इज़्ज़त पैदा किए हो, तुम्हारा इज़्ज़त वो ख़राब कर देगा। और सही बात है। आज मैं हर जगह जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जुलता हूँ, बातचीत करता हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं अपने घर के बारे में, अपने बारे में, अपनी माँ के बारे में, अपने वालिद के बारे में सोचता हूँ तो दुखी हो जाता हूँ। जिस तरह से एक मोर नाचती है और अपने पैर को देखती है तो मायूस हो जाती है। और पता नहीं ये मायूसी हमारा स्कूल गोपालपुर से रहा है। चूँकि हमारा स्कूल गोपालपुर में तो हमको पढ़ने के लिए मेरे मामा के इस पर भेज दिया गया था। वहाँ पर जब छुट्टियाँ होती थी, बात होती थी, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा जो बाकी होता था मेरा होता था। और हमारा स्कूल गोपालपुर में पैसे अभी तक बाकी रहे हैं। बाद में जब मैं जॉब में आया तो कुछ पैसा जा करके मैं वहाँ पर वापस किया। फिर मैं 10th अपने घर से किया, और उस वक्त ऐसा कंडीशन था कि मैं बयान नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे वालिद ने एक शरीयत के ख़िलाफ़ काम कर दिए थे। मेरी वालदा जब वह आ गई तो गांव और समाज के लोगों ने हम लोगों को बहिष्कार कर दिया था। फिर भी मैट्रिक किए, मैट्रिक करने के बाद पटना गए, पटना में शमसी साहब के यहाँ रहे, ट्यूशन पढ़ाया, फिर अलीगढ़ आया, ट्यूशन पढ़ा करके एक हम नाम पैदा किए। कभी हम अपने वालिद के ख़िलाफ़ बोलने के लिए नहीं गए, कभी हम अपने वालिद के ख़िलाफ़ कोई पोस्ट क्या कहते कुछ कहने के लिए नहीं गए। लेकिन आज मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि आज मेरी माँ की ज़िंदगी का सवाल है, और एक बेटा का अधिकार है कि अपनी माँ की ज़िंदगी को बचाए, अपनी माँ को सशक्त करे, अपनी माँ का इज्जत करे। मैं आप लोगों को ये आगाह करना चाहूँगा कि हमारे वालिद ने मेरी माँ का जो फ़ोटो फेसबुक में डाले हैं, घिन आने वाला है। एक सोशल मीडिया में फेसबुक में फ़ोटो डाले हैं, पति के साथ रहने का फ़ोटो, बेटा के साथ रहने का फ़ोटो। अगर आप लोग गौर से अगर उस फोटो को अगर देखेंगे तो पाएंगे कि एक ही साड़ी है, एक ही ब्लाउज़ है। फ़ोटो लेने का जो है ना तरीका अलग है। जब मैं मेरी माँ से पूछा तो पता चला कि बेटा कब मेरा फ़ोटो लिया है मुझे पता नहीं है। इस तरह से कोई किसी की माँ को रुस्वा करता है क्या? मेरी माँ को मेरे सामने में कई बार जानलेवा हमला किया गया। मैं जब बचाने के लिए गया तो हम पर भी जानलेवा हमला किया गया, और उनका दोनों बेटा भी उसका साथ दिया। जब मौलवी मुफ्ती लोग उसको समझाने के लिए जाते हैं, यहाँ पर मुफ्ती जसीम साहब दिल्ली आए थे, मेरी वालदा अपने चीज़ों को मशवरा करने के लिए गई थी। मेरी माँ वहाँ पर दो तीन लोगों के सामने में बात की थी, खुल करके बात की। मुफ्ती जसीम साहब उनको समझाने के लिए गए तो सुनते हैं कि वहाँ भी अब एक अलग तरह की बात आती है कि पंचायती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो हम कहते हैं कि भाई शरीयत के बातों को दिल में झांकने की ज़रूरत है। आप दुनिया के सामने में, लोगों के सामने में झूठ बोल सकते हैं, बेटा के सामने में नहीं, क्योंकि उस घर में हमारी पैदाइश हुई है। एक एक चीज़ की हकीकत को मैं जान रहा हूँ, एक एक चीज़ को मैं अपने नज़रों से देखा हूँ। तो ऐसे हालात में मैं जो हमारे लोगों ने कहा था, मैं जब जॉब में आया था तो अपने वालिद साहब को एक मशवरा दिया था कि तौबा तिल्ला करके बैठक में मस्जिद है, मस्जिद पकड़िए, नमाज़ पढ़िए 5 वक्त का, सारे औलाद के लिए दुआ खैर कीजिए। और ये जो खुराफाती है, चूँकि है, जब वो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में जॉब करते थे कई बार वो सस्पेंड हुए हैं, और कई बार समाज में बहुत सारे केसेस हैं। इसको ज़्यादा क्या कहते हैं थाना में भी बहुत सारा केस हुआ था, उसमें भी क्या कहते हैं इसमें भी इनका क्या कहते हैं नाम आ गया था। वो परेशान हो गए थे। सोंधा में एक मर्डर हुआ था, उसमें भी इनका नाम आ गया था, ये परेशान हो गए थे। फिर LRP चौक में किसी लड़ाई मार हुआ था, उसमें भी केस हो गया था, ये परेशान हो गए थे। तो
कुछ चीज़ें ये थी कि ये इनके अंदर में, मेरे वालिद साहब के अंदर में एक सबसे बड़ी बात देखी जाती है, जब बोलना शुरू करते हैं तो बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, किसी का सुनते नहीं है। मैंने जितने भी सारे लोगों से, समाज के लोगों से मैं रिक्वेस्ट किया था कि मेरे वालिद साहब को समझाएं, सब लोगों ने हाथ जोड़ लिया कि बाबू उसे कौन समझाएगा, कौन बेइज्जत होने के लिए जाएगा, तुम तो दिल्ली में रहते हो, यहाँ पर हम लोगों को बेइज्जत करना। तो समाज के मैं लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को समझें। अभी अभी कई चीज़ों को, कई लोगों का मुझे फ़ोन आया, कई लोग मुझे मतलब तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे कि तुम अपनी माँ को क्या कहते हैं वहाँ पर क्या कहते हैं किडनैप करके रखे हो। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारे यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 4 फैकल्टी मेंबर्स को मेरे वालिद ने फ़ोन किया और उन पर क्या कहते हैं आरोप लगाया कि मेरा बेटी को मेरे क्या कहते हैं अपनी माँ को किडनैप करके ले गया है, जबकि मैं बोहता गया ही नहीं था। इस बार मेरी माँ को मैं पाया न्यूटिया हॉस्पिटल में। मैं दिल्ली से न्यूटिया पहुंचा था, रानी और सावाज मेहमान जो है कि मेरी माँ को न्यूटिया ले गए थे। यहाँ लाने के बाद इस तरह का, आप बताइए कि मुझे एक तरफ मैं माँ का इलाज करने के लिए दिल तो टूट जाता है और दूसरी तरफ इस तरह की अफवाहें सोशल मीडिया से लोगों का आता है। एक साहब मेरे गाँव के नूर आलम साहब, वो तो मुझे बहस करने लगे कि तुम अपनी माँ को किडनैप करके रखे हो, क्योंकि मेरे पास एविडेंस है, एक फ़ोन का रिकॉर्डिंग हमको भेजे। सुनता कि हसन साहब वो हमको बहस करने लगे कि हाँ तुम्हारी माँ को किडनैप करके रखे हुए हो। उसके अलावा LRP चौक से, LRP चौक में वो जॉब करते हैं, LRP चौक में जॉब में जाने के बाद इससे फ़ोन करवाते हैं, उनसे फ़ोन करवाते हैं, उनसे फ़ोन करवाते हैं। सारे लोग परेशान हो गए हैं, मेरी माँ भी परेशान हो गई है और यहाँ पर हम भी परेशान हो गए हैं। सारे लोगों का यही कहना है कि आप लोग कुछ ये कीजिए, प्रशासन के पास जाइए। हालांकि मौखिक रूप पर मेरी माँ को लेकर के हम प्रशासन पर जा चुके हैं, किसान में भी जा चुके हैं, किसान में भी खबर कर चुके हैं, दिल्ली में भी खबर कर चुके हैं, लेकिन समाज के ज़्यादातर लोगों का कहना है कि सामाजिक स्तर पर ही सॉल्व किया जाए। तो मैं समाज के लोगों से पुरजोर अपील करता हूँ कि इस मामले को ध्यान दिया जाए, हकीकत को देखा जाए, हकीकत को देखने के बाद आप लोग फैसला लीजिए। बाकी मैं जानता हूँ कि मैं ये सारी बातें करता हूँ, उसमें 2 तरह के ग्रुप होंगे, एक जो मुझे बुरा कहेंगे, एक लोग मुझे सपोर्ट कहेंगे। मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं 2 साल तक कभी अपने घर की बातों को सोशल मीडिया में नहीं लाता था, लेकिन अभी जब मैं दिल्ली अपनी वालदा को लेकर के आया था तो मेरे बारे में भी सोशल मीडिया में, फेसबुक में तरह तरह की चीज़ें डाली गई थी जो कि गलत है। उसका तस्दीक करने के लिए मेरी माँ एक पोस्ट का जवाब साइड बाय साइड देती रहेगी और मैं सच्चाई को समाज के सामने में रखूँगा। मेरे ख्याल से इंशाअल्लाह आप सारे लोग, समाज के लोग, हम लोगों की सच्चाई को सुनेंगे, क्योंकि झूठ बहुत तेज़ी से फैलता है लेकिन मंजिल तक सच ही पहुँचता है। एक पोस्ट है, ये 18 अगस्त 2023 का है, मोहम्मद आरिफ का फेसबुक में है, जो मेरी माँ के नाम से डाला गया है। मेरी माँ तो न पढ़ने के लिए जानती है, न लिखने के लिए जानती है, न कुछ जानती है। इसमें लिखे हैं, आज मेरा बेटा डॉक्टर रकीब आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया मिल्लिया, ने मेरे इलाज के लिए दिल्ली ले जाने के लिए 100 से अधिक लोगों से पैरवी करवा रहा है और मेरा शोहर, मैं शोहर के बिना नहीं जाऊंगी। मेरा बेटा बाप से अधिक पढ़ाई कर लिया है, इसलिए बाप का गिनती ख़त्म कर दिया है। आप सभी से गुजारिश है, मैं क्या करूं, कमेंट में लिखें। शुक्रिया, रुकिया खातून, वाइफ ऑफ बुता। जब इसका तस्दीक मेरी वालदा से किया गया तो मेरी वालदा बताई, और ऐसे नहीं है, यहाँ पर दिल्ली में भी आने के बाद कई ऑफिसर्स के सामने में भी ये तस्दीक की है कि ये हम, मैं तो पढ़ना लिखना नहीं आता है। ये बात सच है कि मैं बहुत परेशान हो गया था, कई लोगों के पास तो मैं रो दिया था कि आप लोग हमारी मदद कीजिए, मेरी माँ तड़प रही है, मेरी माँ की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे यहाँ तक कहा कि छोड़ो, अगर नहीं होता है, नहीं मानता है तो अपनी ज़िंदगी जियो। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, कौन अपने माँ को कंडीशन को देख सकता है। ये बात सच है कि 100 लोग नहीं, बहुत सारे लोगों से मैं गुजारिश किया था कि मेरी माँ की ज़िंदगी को बचा लीजिए। और सही बात है कि सारे लोगों ने अगर संज्ञान लिए होते, मेरी माँ को टाइमली हार्ट अटैक होने से पहले दिल्ली अगर भेज दिए होते तो मेरी माँ का हार्ट अटैक नहीं होता। क्योंकि हार्ट अटैक होने के बाद बहुत सारे लोगों की मौतें तरातर हो जाती है। 4 से 5 घंटा मेरी माँ क्या कहते हैं बेहोश रही। तो खैर फ़ायदा ये हुआ कि क्या कहते हैं, दोनों भाई बहन तड़पते रहे, तो हो सकता है तो तड़पते रहे मेरी माँ एक नई ज़िंदगी मिली है और आज मेरी माँ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। और सबसे ख़ास बात यह है कि अल्लाह का करम है कि दवाई इसको काम कर रहा है और ये डिप्रेशन से निकल भी रही है। क्योंकि डॉक्टर का ये सजेशन है कि मेरे वालिद ने मेरी वालदा को जो इस तरह से टॉर्चर किया,
जो मेरी वालदा को जो है क्या कहते हैं लोगों से कनेक्शन तोड़ दिया, बेटा से नहीं मिलना, बेटी से नहीं मिलना, भाई से नहीं मिलना, बहन से नहीं मिलना, जिसके वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। और भी एक डिल्यूजनल पैरासिटोसिस से भी वो सफ़र कर रही है, जो कि वो मेरे वालिद के टॉर्चर की वजह से ये सारा चीज़ है। अल्लाह का करम है कि मेरी माँ रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर अच्छी हो रही है। बहुत सारी चीज़ों को मुफ्ती से, मौलवी से, मौलाना से पूछ करके, तौबा तिल्ला करके नेक ज़िंदगी गुजार रही है। मैं समाज के सारे लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरी माँ को एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए दिया जाए। बड़ा मेहरबानी समाज के उन सारे लोगों से मैं कहता हूँ कि मुझे फ़ोन करके परेशान ना किया जाए। मैं भी तो इंसान हूँ ना। मैं कभी ऑफिस में रहता हूँ, कभी क्लास में रहता हूँ, कभी प्रोग्राम में रहता हूँ, कभी क्या कहता है अभी एडमिशन का ड्यूटी चल रहा था, अभी बच्चों का एडमिशन हो रहा था, वहाँ रहता हूँ, आप लोगों का फ़ोन आ जाता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग समझाइए। और मैं सारे लोगों से, अपने वालिद से भी कहता हूँ कि आप अपने दिल को झांकिए, अपने दिल को झांकिए। और मैं क्या है, मैं एक जो प्रोग्राम जो कर रहा हूँ सारे लोगों के लिए, ये एक अच्छा समाज का निर्माण करने के लिए, अच्छा इसका तो अपोज कर रहे हैं आप, इस केस में तो नहीं जा रहे हैं। तो खैर आप जाएं या ना जाएं, मैंने बहुत कोशिश किया आपको नेक इंसान बनाने के लिए, लेकिन पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, किसके लिए क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मुझे भी अपनी माँ का ज़िंदगी को एक अच्छी ज़िंदगी देनी है। मेरा ख्वाब था कि जब मैं अपने पैर पर खड़ा हो जाऊं तो अपनी माँ को अच्छी ज़िंदगी दूं। बल्कि इतना ही नहीं, मैंने जब हमारा स्कूल गोपालपुर में पढ़ता था तो अपने वालिद को एक ख़त लिखा था, क्योंकि हमारे वालिद मेरी दादी को भी बहुत ज़्यादा जुल्म सितम करते थे, मार मार करके लहू लुहान कर दिया करते थे। एक बार मार मार करके लहू लुहान करके शारदा फूफी बचाने के लिए गई तो उसके सर में मार दी थी, उसके सर फूट करके लहू लुहान हो गया था। तो ये जुल्म मैंने ख़त लिखा था कि एक दादी है, आपकी माँ है, माँ होती है, माँ को इतना जुल्म मत कीजिए। और उसको भी प्रताड़ित करते थे उसका ज़मीन बेचने के लिए। क्या मिला? सारे चीज़ों का ज़मीन बेच करके क्या मिला? कहाँ आप तरक्की कर पाए या बहुत ज़्यादा दौलतमंद बन पाए? कुछ नहीं। एक दिन दुनिया छोड़ करके जाना है। फिर मैं गुजारिश करता हूँ, मेरी माँ नेक हो गई है, मेरी माँ को नेक हालत में रहने के लिए दिया जाए। और समाज के लोगों से भी कहता हूँ, और क्या कहते हैं आपके इसके माध्यम से अपने वालिद साहब को भी मैसेज देता हूँ कि आप मस्जिद पकड़िए, तौबा कीजिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, अपने भी जिए और दूसरे को भी जीने दीजिए। क्या आप भूल रहे हैं कि मेरी माँ हॉस्पिटल से निकलने के बाद आपको फ़ोन करके कही कि बहुत हो गया, आप अपने परिवार को लेकर के खुश रहिए, मुझे अपने परिवार को लेकर के खुश रहने दीजिए। मेरी माँ यहाँ से फ़ोन करके क्या कहते हैं, यहाँ से भी फ़ोन करके कई बात कहने के लिए चाहिए, लेकिन आप तो सुनना ही नहीं चाहे। मेरी माँ का अब एक मैसेज, अब एक ठान ली है। और मेरी माँ अल्लाह के फजल व करम से मैं खुद अब एक बेटा अपनी माँ का रक्षा के लिए आ चुका है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी माँ 2-4-6 महीने में हर तरह से तंदुरुस्त हो जाएगी, जिस्मानी तौर से, रूहानी तौर से, हर तरह से हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक मेरे हमदर्दों ने, मेरे लोगों ने हमारे साथ दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में मेरा साथ दीजिएगा। और एक माजरत चाहूँगा, मैं ये सारा चीज़ नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन बोला इस वजह से क्योंकि इस तरह से गंदगी फैला दी गई है कि मैं क्या बयान कर सकता हूँ। एक पोस्ट ये भी है कि बड़ा बेटा और बड़ी बेटी का बाद सलूका, जो औलाद एक ही शहर में जश्न मनाए, ऐसे दिन जिस दिन बाप उसी शहर के हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच ऑपरेशन करा रहा हो, ऐसे औलाद किस काम का, चाहे वो किसी का हो। मैं माफ़ी चाहूँगा। उस दिन चूँकि मेरे वालिद ने हम पर बैन लगा दिए हैं कि ख़बरदार मैं मर भी जाऊँ तो मेरे जनाजे में मत आना। तो जब मैं किशनगंज पहुँचा तो किशनगंज पहुँचने के बाद मेरी वालिदा से पूछा कि वालिद साहब हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो वो क्या बोले हैं? बोले मेरी माँ भी बोली कि हाँ, वो कसम दिए हैं कि ख़बरदार तुम नहीं जा सकते हो। मैं दिल में पत्थर बांध करके रह लिया। और बाकी उस दिन हम जश्न नहीं मना रहे थे, एक प्रोग्राम हम कर रहे थे, जो हम ये चाह रहे थे कि यूनाइटेड नेशन का जो गोल है जिसमें हम काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें सारे लोगों को मिल करके काम करने की ज़रूरत है। तो अपने ज़िला के जितने भी पार्टी है, जितने भी पार्टी के सारे जिला अध्यक्ष को लेकर के प्रोग्राम कर रहे थे, ऑल पार्टी मीट रखे थे हम, एक मोहब्बत फैलाने के लिए। क्योंकि हमारा मानव अधिकार
मानवाधिकार ये कहता है कि आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मजहब के हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, किसी भी रेस के हैं, किसी भी कलर के हैं, एक साथ मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। और मैं जो एक मुहिम छेड़ रहा हूँ और इसका मॉडल किशनगंज में जो बनाना चाहता हूँ, ये सही है। क्योंकि आज हमारा किशनगंज बहुत ही विखंडित हो चुका है। क्योंकि पहले हमारे किशनगंज में किसी का दुख होता था, मुसीबत होता था, परेशानी होती थी, शादी होता था, ब्याह होता था, सारे लोग आते थे। लेकिन आज लोगों के बीच में नफ़रत है, अलग अलग तरह का मतलब गुट है। तो भाई ठीक है, मतलब ठीक है, आपकी सोच अलग हो सकती है, हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन एक कॉमन काउज के लिए, एक अच्छे काउज के लिए, एक अच्छे काम के लिए हम तो एक जगह जमा हो सकते हैं और होना भी चाहिए। और मैं फिर समाज के लोगों से पुरजोर अपील करता हूँ कि किसी के खुशियों में आपको दावत करे तभी जाइए, सही बात है, दावत करे तभी जाएँ, लेकिन गम में ज़रूर जाएँ। जैसे कि मैं पता नहीं, एक अल्लाह का मतलब एक गाय बना जो है ना मदद हमको हुई, क्योंकि मैं एक नर्वस हो गया था। मेरी बहन बूढ़ी मारी से जो फ़ोन की कि 3-4 घंटा से बेहोश थी, बोले कि भैया आप आ जाइए, तो मैं घबरा गया था। मुझे लगा कि मेरी अम्मी दुनिया छोड़ दी, क्योंकि बचपन से जब मेरे वालिद मेरी वालदा को जो टॉर्चर करते थे तो मेरे दिल में एक ख्वाब था कि जब मैं अपने पैर पर खड़ा होऊंगा तो मेरी वालदा को सशक्त बनाऊंगा। और ये बात सही है कि आज से 12 साल कबल 2012 में मैंने सारे बातों को घर में रखा था, जिसमें शरीयत का भी कुछ मामला था। तो घर वाले लोग मान गए थे और हमको इजाज़त दिए थे कि समाज के लोगों पर बात नहीं फैलनी चाहिए, तुम अपनी माँ को ले जाकर के दिल्ली में रहो। मैं अपनी माँ को, उस वक्त हम PhD कर रहे थे, अपनी माँ को लेकर के दिल्ली में रह रहे थे। अब समाज के सारे लोग जान रहे हैं। लेकिन जब मेरे नाना इंतकाल कर गए तो मेरी अम्मी को ज़मीन मिला, तो ज़मीन बेचने के लिए मेरी माँ को यहाँ से लेकर के चले गए, उसको प्रताड़ित किए और प्रताड़ित करते 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 धीरे धीरे ज़मीन बेचते चले गए। और अभी भी ये बात है, इलेक्शन लड़ने के लिए मैं मना किया था। इलेक्शन का कुछ कर्ज है, जिन जिन लोगों का कर्ज है, कर्ज अदा करने के लिए मेरी माँ को यहाँ से वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी माँ को यहाँ से जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर भी जाने का किसी भी सूरत में इलाज नहीं, क्योंकि हार्ट का दवाई ज़िंदगी भर चलेगा, स्पाइनल कोड भी ज़िंदगी भर चलेगा, यूरोलॉजी भी ज़िंदगी भर चलेगा, प्लस डिप्रेशन भी पता नहीं, वो कभी जाना कभी आना, कभी अच्छा होना कभी कम होना। अब मैं खुद एक बेटा, एक जो है ना अपनी माँ की रक्षा करूँगा। और मेरी माँ भी खुद नहीं जाना चाहती है, मेरी माँ नेक हो चुकी है। और कुछ लोग मेरी माँ को वापस इस वजह से ले जाना चाहते हैं कि उनका कर्ज में क्या कहते हैं, मेरे वालिद साहब उनसे पैसा लिए हैं, वो ये चाहते हैं कि वो आ जाए, उसकी माँ को मंगा लें ताकि उसका ज़मीन बिक जाए, और ज़मीन बिकने के बाद हम क्या कहते हैं। और कुछ लोगों से जानकारी भी मिलती है कि कुछ लोगों का ज़मीन बेचने के लिए वो लोग वहाँ LRP चौक में बातचीत भी करते हैं। तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अल्लाह ने ये कहा है कि अपना पैसा हो तो ज़मीन खरीदा जाए। ज़मीन बेचने की एक बीमारी होती है। मैं हमेशा से रिसिस्ट किया कि ज़मीन को ना बेचा जाए, ज़मीन जड़ होता है, ज़मीन को क्या कहते हैं, पैसा क्या कहते हैं, ख़रीदा जाना चाहिए। इस तरह से मेरी बहन भी, इतना ही नहीं बल्कि मेरा भांजा, मेरा भांजी, उन लोगों के सामने भी मेरे वालिद जाकर के शिकायत करते हैं, समाज के लोगों के सामने में शिकायत करते हैं। तो इन सारे चीज़ों से हमारे सेहत पर, मेरी वालदा के सेहत पर बुरा असर पड़ा है। इसलिए समाज के सारे लोगों से मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को गौर से सुना जाए, ध्यान दिया जाए और इसको अगर हो सके तो समझाया जाए। इतना कह करके, और कभी अगर वक्त हुआ तो वालदा के साथ मैं लाइव आऊँगा। और बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे फेसबुक में, व्हाट्सएप में क्या कहते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं जो डाले गए हैं, उनकी मेरी माँ सच सच जवाब देगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा किशनगंज नहीं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी माँ के अच्छे सेहत के लिए दुआ करेंगे। और दुआ की दरख्वास्त है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी अम्मी, उम्मीद नहीं बल्कि मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं पिछले 12 साल से अपनी माँ के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि वो जो माहौल है वहाँ, मतलब बोहता में जो रहते हैं, उसका हमदर्द कोई नहीं है। मेरी माँ पर जितना भी कई बार जुल्म हुआ, हमको चीखती चिल्लाती हुई हमको फ़ोन की